वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे चल रही है बच्चों आप सबकी पढ़ाई? होप शुरू कर दी होगी आपने पढ़ाई। आप 10th क्लास में हो, आपके कोर्स चेंज हो चुका है, आपको बिल्कुल ही नया करिकुलम पढ़ने को मिल रहा है। तो होप कि आप भी बहुत अच्छे से उसमें जुट गए होंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो शायद आगे जाकर आप पर उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि हर बार ही हमारे एग्जाम कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आशा तो आप यही रखो कि आप पढ़ते चलो, क्योंकि एग्जाम कैंसिल होते रहेंगे, आप नहीं पढ़ोगे तो सीखोगे क्या? तो पढ़ना तो आपको है ही है, और फिर बाद में एक साथ सारा पढ़ोगे। इससे तो अच्छा है कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, ताकि आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं पड़े। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एसएसटी में ज्योग्राफी का सेक्शन, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं विद क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप जाओ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो देखिए। क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी हमने शूट कर दिया है और वीडियोस आ गए हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। चौथा चैप्टर हमने पिछले वीडियो में शुरू कर दिया था। अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है तो पहले वो देखिए, ताकि आपको बेस समझ में आ जाए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो फोर्थ जो चैप्टर है वो आपके एग्रीकल्चर का है, कृषि का है। कृषि में हमने पहले बात की थी कि अलग अलग किस प्रकार की खेतियां की जाती है भारत में, जो कि स्लैश एंड बर्न भी की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, प्लांटेशन फार्मिंग की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि भारत में फसलों का प्रारूप क्या है। फसलों के प्रारूप का मतलब क्या होता है? जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है, कि फसलें किस पैटर्न से बोई जाती है। मतलब पैटर्न से आप क्या समझते हो? कोई चीज होती है, उसके ठीक बाद दूसरी चीज की जाती है, फिर तीसरी, वो उसका एक निश्चित क्रम बना रहता है। तो भारत में फसलों का क्या पैटर्न है, क्या प्रारूप है, क्या किस तरह से क्रॉपिंग की जाती है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। भारत में जो फसलें बोई जाती है वो 3 पैटर्न से बोई जाती है, जिसमें सबसे पहली है रबी की फसल या रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होती है वो इसकी बुआई शीत ऋतु में की जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, और फसलें कटने के बाद कटाई जो की जाती है वो ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच कर ली जाती है। सोइंग इन अक्टूबर टू दिसंबर इन विंटर एंड हार्वेस्टिंग इन समर फ्रॉम अप्रैल टू मिड जून। अब इनमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं है, ज्वार है, मटर है, चना है, सरसों है। ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं, इनको रबी की फसलें कहा जाता है ये। और इसके बाद में है खरीफ की फसलें। रबी, खरीफ और जायद, ये 3 तरह की फसलें होती है। तो दूसरी है खरीफ की फसलें। इनकी बुआई की जाती है मानसून के आगमन पर। मोस्टली इनकी जो बुआई की जाती है वो जुलाई के बाद की जाती है, जुलाई में कर ली जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि भारत में जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में पूरे भारत में मानसून फैल जाता है। तो ऐसे में जुलाई तक इनकी बुआई कर ली जाती है और कटाई इनकी अक्टूबर तक की जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब। तो sowing of the kharif crops are on arrival of monsoon. It always depends on the monsoon, and harvesting by October. Rice, maize, jowar, bajra, arhar, moong, urad, cotton, jute and groundnut are the main crops belonging to kharif crops. लास्ट है जायद क्रॉप्स। ये जो जायद क्रॉप्स है, वैसे तो ये मुख्य फसलों में नहीं गिनी जाती, क्योंकि इनमें जो पैदावार होती है वो मुख्यतः जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनसे रिलेट नहीं करती। लेकिन फिर भी जायद क्रॉप्स कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यतः सब्जियां जो है वो जायद की फसलों में उगाई जाती है। इन फसलों के बीच का जो समय होता है, रबी और खरीफ की फसलों के बीच का, उसमें जायद की फसलें उगाई जाती है। मुख्यतः है तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और सबसे इंपॉर्टेंट चारा, फॉडर। वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर्स आर ग्रोन इन दिस क्रॉप। फॉडर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ जो चारा उगाया जाएगा वो फिर पूरे साल पशुओं के काम आता है। तो ये है हमारे देश का क्रॉपिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ मानसून पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जब भारत में काफी सारी सिंचाई परियोजनाएं शुरू हो गई है, इरिगेशन के लिए काफी सारे प्लांट्स लग गए हैं, काफी सारी बहुत ज्यादा टेक्निकली हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको बनाए रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न बिगाड़ देते हैं तो ना तो हमें पैदावार उतनी अच्छी मिलती है, और ना ही इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि भाई ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है जब बिगड़ेगा तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा, जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी बिगड़ेगा।
अच्छा, एक फसल और है जो साल भर लेती है बनने के लिए, जो कि इस पैटर्न में शामिल नहीं की जा सकती, वो है गन्ना। गन्ने की फसल जो है वो उसको तैयार होने में साल भर लगते हैं, इसलिए उसको इन तीनों में शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं तो ना सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि कितने प्रकार की फसलें बोई जाती है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि फसलों का प्रारूप क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हमारे देश की मुख्य फसलों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं भारत की मेन जो फूड क्रॉप्स है उनके बारे में। क्यों बात करनी है हमें फूड क्रॉप्स के बारे में? सबसे पहले तो ये कि हमें खाना जो है वो फूड क्रॉप से ही मिलता है। फूड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स हैं, ऐसी फसलें हैं जो कि ग्रेन से रिलेटेड होती है। देखो, जो फसलें हैं फूड क्रॉप्स, उनमें जो हमने पढ़ा था इससे पहले भी, फूड क्रॉप्स होती हैं जो हम खाद्यान्न फसलें जिनको कह सकते हैं, खाद्यान्न फसलें होती है, वाणिज्यिक या कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, उसके अलावा प्लांटेशन या बागानी क्रॉप्स होती हैं। तो उनमें फूड क्रॉप्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक बार को एक दिन अगर हम बिना तेल की चीजें खाएंगे तो भी रह लेंगे, बल्कि रह ही लेते हैं। लेकिन क्या बिना अनाज के हम रह पाएंगे? नहीं रह सकते। खाली सब्जियां खाकर भी नहीं रह सकते, खाली तेल या ऐसी बीज खाकर भी नहीं रह सकते। अनाज जो है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स की। और जो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो खाद्यान्न फसल है वो है चावल। चावल भारत में अधिकांशतया खाई जाने वाली जो अनाज है उनमें शामिल किया जाता है। चावल भारत के आधी से ज्यादा आबादी द्वारा खाया जाता है, बल्कि ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा आबादी द्वारा, क्योंकि जो आबादी टोटली चावल पर डिपेंड नहीं करती वो भी अपने खाने के स्टेपल फूड के रूप में चावल को उसमें शामिल करते हैं। भारत की ये सबसे प्रमुख फसल है। देखो, सारी की सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल पॉइंट वाइज लिख दी गई हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, भारत की ये सबसे प्रमुख फसल है कौन सी? चावल। विश्व का 29% उत्पादन भारत में किया जाता है। कुल जो विश्व में चावल उत्पादन होता है उसका 29% यानी कि 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा भारत में उत्पादित किया जाता है, और विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ये इस तरह से ही लिखा जाना चाहिए। अगर एक छोटा क्वेश्चन आता है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो अगर आप ये सीधा ही लिख देते हो ना कि दूसरा स्थान है, तो थोड़ा अजीब लगता है ये आंसर। फिर अगर आप उसका आंसर इस तरह से लिखते हो कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, तो ये एक एक्यूरेट आंसर लगता है। तो अगर आप नोट्स भी बना रहे हो तो बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं आपको। ठीक है, विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। भारत की कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर बोई जाने वाली फसल है। यानी कि जितना भी हमारी सोइंग एरिया है, जो नेट सोन एरिया हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, है ना, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, कुल बोई जाने वाली भूमि, नेट सोन एरिया। भारत का जो कुल नेट सोन एरिया है उसके 25% भाग पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। अब चावल अगर हमें उगाना हो तो उसकी उपज के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए तब चावल की पैदावार अच्छी होती है? सबसे पहले टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, चावल के जो सीडलिंग्स होते हैं वो जल जाते हैं। वर्षा 125 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जा सकता है। अगर आपने देखा हो कभी कि जहां चावल उगाया जाता है वहां पर उनको धान कहा जाता है कि धान की फसल है। तो जब धान उगाया जाता है ना तो उसको पहले उसके सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं, पहले उसके छोटे छोटे पौध तैयार किए जाते हैं, और फिर खेतों में पानी भर दिया जाता है घुटनों घुटनों तक, और उसके बाद में उनके पौधों को एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोपा जाता है। तो ये जो सीडलिंग्स होते हैं ये बहुत ज्यादा पानी में ही ग्रो कर पाते हैं, तो इसलिए वर्षा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ चीका या दोमट मिट्टी चाहिए, या फिर जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी हमें याद है कि जलोढ़ कौन सी होती है, वो जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है। अब इसके उपज क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी मैदान। उत्तर पूर्वी मैदान किसे कहेंगे? उत्तर पूर्वी मैदान कहेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरफ के इलाकों को। तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र, ये जो प्रदेश हैं ये चावलों के सबसे ज्यादा उत्पादक प्रदेश हैं।
नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी अब चावल उगाना संभव हो गया है। पहले चावल की खेती इन क्षेत्रों में नहीं की जाती थी। पहले उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय और डेल्टाई क्षेत्रों में ही की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती है। अच्छा, एक चीज और है कि भारत में चावल की 3 तरह की किस्में बोई जाती है, अमन, आउस और बोरो। अमन, आउस और बोरो। ये जो अमन, आउस और बोरो है, इनमें से आउस जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है, क्योंकि ये शीतकालीन इसकी फसल है। जो ग्रीष्मकालीन और अन्य जो फसल है वो इतनी ज्यादा नहीं उगाई जाती। सबसे ज्यादा यानी 70% जो है वो आउस ही उगाई जाती है। ये भारत में चावल की सबसे प्रमुख फसल है। उसके बाद में अमन और बोरो भी उगाई जाती है। ये 3 नाम आपको याद करने हैं, बाकी आप चीजें नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कई बार एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि भारत में चावल की कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है, तो अमन, आउस और बोरो ये 3 किस्में हैं जो चावल की भारत में उगाई जाती है। So rice is the most important food crop of India. It is an staple food which is found in most of our plates, most of our thalis when we eat. 29% of the world production is produced in India. Thus, India secured second place in the world after China. The crop sown in 25% of the total agricultural land of India. Total net sown area. 25% of the net sown area is covered by the rice crop. Favorable conditions for production. First is temperature, which should be between 20 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Rainfall should be 125 centimeter to 200 centimeters for annum. Then soil should be fertile clay or loamy soil or fertile alluvial soil. Alluvial soil is really very good for the rice crop. Growing area are northeastern plains, coastal regions and delta regions. Due to the density of canal network and tube well, ये आपको एक एक्स्ट्रा या ऐसा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज के रूप में, एडिशनल चीज के रूप में याद रखना है कि ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ कैनाल नेटवर्क एंड ट्यूब वेल्स इट हैज बीन पॉसिबल टू ग्रो राइस इन सम एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. अदरवाइज दीज एरियाज आर नॉट सुटेबल टू ग्रो राइस एज वेल एज. अगर ऐसा नहीं होता, अगर इस तरह से नहरों का जाल वगैरह नहीं होता, तो ये एरियाज में चावलों को उगाना ज्यादा संभव नहीं होता. तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ा है, एक बार उसको मैप पर देख लेते हैं, ताकि क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जहां चावल उगाए जाते हैं भारत में वो जगह कौन सी है. हमने पढ़ा कि मुख्यतः उत्तर पूर्वी मैदान, भारत का उत्तर पूर्वी मैदान, ये है भारत का उत्तर पूर्वी मैदान, और जिसमें कुछ इलाका ये भी आता है. तो ये जो है एरिया, ये भारत का उत्तर पूर्वी मैदान कहा जा सकता है. यहाँ पर चावल मुख्यतः उगाया जाता है. उसके अलावा हमने पढ़ा था तटीय क्षेत्र, ये है तटीय क्षेत्र. तटीय क्षेत्रों में इसलिए क्योंकि यहाँ ज्वार भाटे की वजह से काफी पानी आ जाता है, और जब मानसून शुरू होता है खास करके बंगाल की खाड़ी का, तो वो केरल से होते हुए ही बाकी पूरे देश में फैलता है. तो ऐसे में इस तटीय इलाकों में पानी बहुत आ जाता है, और इस तरफ से अरब सागर का मानसून आता है. तो यानी ये जो तटीय इलाके हैं ये काफी सही हैं चावलों की पैदावार के लिए. उसके अलावा हमने पढ़ा था डेल्टाई क्षेत्र. डेल्टाई क्षेत्र इस क्षेत्र को कहा जा सकता है. इस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो डेल्टा बनाती है, खास करके सुंदरबन का डेल्टा, या हम कह सकते हैं महानदी का डेल्टा, ये सब डेल्टा जो है वो यहाँ और यहाँ है. तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में भी पानी की अधिकता होती है, और साथ ही साथ ये नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी बहा के लाती है, जो अलुवियल सॉइल जो बिछाती है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है. तो इस वजह से ये जो डार्क ग्रीन कलर के जो भी एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चावल के मेन जिनको ग्रोइंग स्टेट्स कह सकते हैं वो है. मुख्य पैदावार जो होती है चावल की वो इनमें ही होती है, जिसमें ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स हैं, साथ ही साथ ये तटीय क्षेत्र या कोस्टल रीजन्स हैं,
और ये डेल्टा रीजन्स है। तो ये रीजन्स में बहुत ज्यादा होती है। जो आपको लाइट ग्रीन इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं वो लाइट ग्रीन एरियाज वो हैं जहां पर अब इन दिनों में डेंसिटी ऑफ कैनाल सिस्टम, डेंसिटी ऑफ ट्यूबवेल्स और इनकी वजह से बहुत ज्यादा अब पैदावार होने लगी है, जिसमें खास करके ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, इन इलाकों को हम स्पेशली कह सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि वो सारी परिस्थितियां नहीं हैं जो चावल की पैदावार के लिए होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से अब यहाँ पर चावल की पैदावार शुरू हो गई है। तो होप कि आपको मैप से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत में चावल मेनली कहाँ उगाया जाता है और क्या रीजन है कि अब इन एरियाज में भी चावल को, राइस को ग्रो किया जाने लगा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चावल के बाद हम पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं या वीट जो है वो भी हमारा एक और स्टेपल फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट फूड है, फूड क्रॉप है। और खास करके जब हम वेस्टर्न और मिडिल इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, वेस्टर्न इंडिया की बात करें, तो वहां गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप के रूप में सामने आता है। भारत की ये दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल तो चावल है, दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं। इसका समय जो है वो रबी की फसल में काउंट किया जाता है। हमने जो रबी की फसल देखी थी जिसको बोया जाता है शीत ऋतु में और फिर काटा जाता है उसको ग्रीष्म ऋतु में, है ना, जून के मध्य तक काट लिया जाता है। तो ये रबी की फसलों में है, इसलिए उसका समय भी वही रहेगा। उगने के लिए इसको शीत ऋतु चाहिए और पकने के लिए खिली धूप की जरूरत होती है। तो ये जो अप्रैल मई जून का ये समय होता है, खास करके मई जून का समय, ये गेहूं की फसल के पकने के लिए बहुत सही होता है। इसको जो रिपन हम कहते हैं ना, राइपिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। चावल से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए इस फसल के लिए। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग। यहाँ भी ये हम कह सकते हैं कि अब इसलिए उगाया जाता है क्योंकि कैनाल सिस्टम जो है वो काफी डेवलप हो चुका है। तो इसके मुख्य क्षेत्र तो हैं उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान, गंगा नदी और सतलज नदी जो पंजाब से होते हुए निकलती है, और दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र वो मुख्यतः इसका ग्रोइंग एरिया है। So when we talk about the crop of wheat, it is India's second major food crop. Its harvest time is the time of June, July, just because it is a rabi crop. Requires winter to grow and sunlight to ripen. Rainfall is needed between 50 to 75 centimeters of annual rainfall. Major areas of production in Gangetic Satluj plain in the north, west and black soil region of Dakkan. These are the main areas where wheat is grown. Then Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and parts of Rajasthan are also the region where wheat is grown and it is harvested also. Now let's talk about the main region where wheat is grown and harvested. जस्ट एज वी हैव सीन इन द राइस क्रॉप, जैसा कि हमने चावल के देखा था, चावल की तरह ही गेहूं के भी जो मेन क्रॉप्स हैं, जो मेन रीजन्स हैं वो हैं ये। अब इसमें आपने क्या पढ़ा, गंगा सतलुज के मैदान। तो सतलज नदी पंजाब से होते हुए निकलती है, तो इसको हम कहते हैं गंगा सतलज के मैदान। और दक्कन का पठार जो है वो, दक्कन के पठार की काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के इस इलाके में ज्यादा पाई जाती है। तो ये जो काली मिट्टी है खास करके ये महाराष्ट्र से भी रिलेट करता है कई बार। तो महाराष्ट्र से, ये जो एरिया महाराष्ट्र को रिलेट कर रहा है ना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं बोई जाती है। बाकी के जो लाइट ग्रीन एरियाज हैं उनको आप देख सकते हैं, वहां भी गेहूं बोई जाती है, लेकिन वो अब रीजन्स हो गया है क्योंकि इस तरफ से आपको पता है चंबल नदी से सिंचाई परियोजना निकल रही है, इस तरफ से आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से, तो गेहूं काफी अब उगाया जाने लगा है। पहले यहाँ पर गेहूं की पैदावार इतनी नहीं होती थी। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द रीजन्स वेयर दिस क्रॉप इज ग्रोन। नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार जो है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने जो दो स्टेपल फूड्स की बात की थी, एक तो था चावल और दूसरा गेहूं।
वो स्टेपल फूड्स इसलिए कहा क्योंकि ये मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मोटे अनाज की, जिनको मिलेट्स कहा जाता है। मोटे अनाज क्या होते हैं, इनका दाना जो नॉर्मली जिनको हम सीड्स कहते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खाद्यान्न में भी हम नहीं रख सकते। मतलब जो खाद्यान्न फसलों में जो गुण होते हैं, जो भी वैसे गुण भी नहीं होते, लेकिन इनमें काफी सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से इनको हम फूड क्रॉप्स के रूप में काउंट करते हैं। जैसे इनमें कैल्शियम बहुत होता है, फाइबर बहुत होता है। ज्वार है, ज्वार के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है। तो इन न्यूट्रिशनल वैल्यूज की वजह से, इन पोषक तत्वों की वजह से इनको हम अपने खाद्यान्नों में शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्वार। ज्वार जो है वो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। ये खाद्यान्न फसल है। अभी हम खाद्यान्न फसलों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अगर वर्षा अच्छी हो गई तो वहां ज्वार की फसल भी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो कह नहीं सकते। ये अधिकतर आर्द्र यानी नम या गीले क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इन 4 राज्यों में ये मुख्यतः उगाई जाती है और वहीं पर ज्यादातर खाई भी जाती है। देखो अलग अलग रीजन्स में जो है मोटे अनाज वो अलग अलग तरह के यूज करते हैं। आप इसको ऐसे समझो, जैसे राजस्थान में हम मोटे अनाज के रूप में क्या यूज करेंगे, हम बाजरा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन जगहों पर, इन राज्यों में मोटे अनाज के रूप में ज्वार यूज किया जाता है। ठीक वैसे ही उत्तर के जो राज्य हैं, जैसे आप पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है, वहां पर मोटे अनाज के रूप में रागी का यूज किया जाता है। तो ये जो मोटे अनाज हैं ये स्टेपल फूड तो हैं, लेकिन ये देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मोटे अनाज के रूप में ज्यादातर ज्वार का यूज किया जाता है। So jowar is the third important food grain crop of the country in terms of area and production. Both terms, it is the third major food crop. This crop is dependent on rainfall, being grown in mostly humid area. It does not require irrigation. Its major producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. तो ये है ज्वार की बात करते हैं। आगे और मोटे अनाज की बात करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हम मिलेट्स की बात कर रहे थे, जो हम स्टेपल फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने की बात कर रहे थे, उन पोषक तत्वों वाले अनाजों में आगे हम बात करते हैं बाजरा की। ये जो है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बलुआ और उथली काली मिट्टी या बलुआ किसे कहते हैं, मिट्टी जो होती है जिस तरह जो सैंडी सॉइल होती है, सैंडी सॉइल जो होती है जिसमें पानी को पकड़ के रखने की क्षमता कम होती है, तो ऐसी मिट्टी में बाजरा जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि ज्यादा पानी से बाजरे की जो फसलें होती है वो गल जाती है, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक देश है। अब आपको पता ही है कि राजस्थान में किस तरह से डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है, और ऐसे ही फैलाव या ऐसी ही मिट्टी हरियाणा, गुजरात और इन आसपास के क्षेत्रों में भी पाई जाती है, और इसी वजह से बाजरा भी यहाँ उगाया जाता है। नेक्स्ट है रागी। ये शुष्क प्रदेशों की फसल है, ये सूखे प्रदेशों की फसल है, लेकिन ये सैंडी सॉइल यानी कि जिसको हम बलुई मिट्टी कहते हैं ना, उसमें ज्यादा नहीं उग पाती। इसके लिए कैसी चाहिए, इसके लिए लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख राज्य कौन कौन से उत्पादक, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अभी मैंने कहा ना कि जब हम उत्तर के राज्यों की बात करेंगे तब वहां पर मुख्य रूप से जो मोटा अनाज खाया जाता है, जो मिलेट्स खाए जाते हैं, उन मिलेट्स में रागी को काउंट किया जाता है। बाजरा it grows well in sandy soils and shallow black soil because it doesn't need any more irrigation or more wetness. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Then we talk about ragi. It is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो इलाके हैं जहां पर रागी और बाजरा उगाया जाता है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। अभी भी फसलें बाकी है लेकिन वो खाद्यान्न फसलें नहीं है। इसके बाद में हम बात करेंगे हमारी कमर्शियल फसलों के बारे में, हमारी वाणिज्यिक फसलों के बारे में, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सोल्यूशन लेना हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में आया हो इनसे रिलेट करके, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। विल ट्राई अवर बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए साथ साथ, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो और हमें भी ये संतुष्टि मिलती रहे कि हमने बच्चों के लिए अच्छा काम किया है। थैंक यू।